तो दोस्तों इस इंटरव्यू को शुरुआत करने से पहले मैं मैम के बारे में थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि मैम का 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और वो जटिल से जटिल जो भी गर्भाशय की सर्जरी हो गई, ओवरी की सर्जरीज हो गई, उनको एकदम इजीली जो है उनका निवारण किया है। और इसके साथ साथ हजार हजार से प्लस कह सकते हैं कि घरों में जो है किलकारियाँ जो है वो गूंजी है, वो इनकी सर्जरीज के सक्सेसफुल होने के कारण गूंजी है। तो हमारा एक मैम से एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि बहुत ही पब्लिक लोग जो है डिमांड करते हैं इस क्वेश्चन का। वो ये है कि जो ये आईवीएफ प्रोसीजर है ये आज के डेट में जो है ना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। वो इसलिए क्योंकि उनका एक ही सोच रहता है कि इसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आता है। तो चलिए आज हम लोग जो है एकदम ऑर्गेनिकली जानते हैं मैम से कि एक आईवीएफ का जो प्रोसीजर होता है वो किस तरह का एक 1 बाय 1 प्रोसीजर होता है और उसकी क्या कॉस्टिंग आती है, जो कि एक नॉमिनल कॉस्ट में एक कपल जो भी है जिनको आईवीएफ करवाना है और जिनको अपने परिवार में फिर से खुशहाली लाना है वो कितना जो है अफोर्ड करके और इस चीज का जो है वो लाभ उठा सकते हैं। तो मैम प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए इस आईवीएफ के प्रोसीजर एंड कॉस्टिंग के बारे में। ठीक है। देखिए, आईवीएफ बेसिकली इसका नाम ही है आईवीएफ, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, अंडे और शुक्राणुओं के मिलने की जो प्रोसेस होती है, वो बॉडी के जो फलोपियन ट्यूब होती है उसमें ना होकर हम लोग क्या करते हैं, महिला के अंडे को निकालते हैं बाहर, उन्हें बेहोश करके, और उनके हस्बैंड के जो स्पर्म होते हैं उन दोनों को अपने आईवीएफ लैब में मिला करके यानी फर्टिलाइज करके एम्ब्रियोज बनाते हैं। और 5 दिन बाद या 3 दिन बाद जब वो एम्ब्रियो बन जाते हैं तो हम वापस उनकी गर्भाशय में रख सकते हैं। अब ये जो गर्भाशय में रखने की प्रक्रिया होती है उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। ये अंडे निकालने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, 5 दिन बाद भी कर सकते हैं, या इसको 1-2 महीने बाद भी कर सकते हैं। वो केस पर डिपेंड करता है कि फ्रेश ट्रांसफर या फ्रोजन ट्रांसफर है। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो मैं बाकी जगह का तो नहीं पता, बट एवरेज कॉस्ट अवेटा आईवीएफ में 1 लाख या उससे कम ही होता है अगर उस पेशेंट के अपने अंडे शुक्राणु हैं तो। अगर सेल्फ साइकिल है तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख खर्च आता है, जिसमें कि वो जो महंगी वाले इंजेक्शंस होते हैं अंडों को बड़ा करने की, वो सारी इंजेक्शंस इसमें इंक्लूडेड हैं। उस समय की जितनी भी सोनोग्राफी होती है वो सब की फीस इसी में इंक्लूडेड है। अंडों को निकाल के उनसे भ्रूण बनाने की प्रक्रिया, मतलब पूरी आईवीएफ की जो प्रक्रिया है वो सब इसमें 1 लाख में इंक्लूडेड होती है। तो इस तरह से मुझे लगता है आजकल के ज़माने में जो लोग भी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख तक की कॉस्ट को मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, वो आईवीएफ की मदद से अपनी सूनी गोद को भर सकते हैं। तो इतना भी अब वो मतलब बियॉन्ड रीच नहीं है, एक जनरल पीपल भी इसके लिए जा सकते हैं अगर उनको सच में परेशानी है तो। ओके दोस्तों, तो आज आपने जाना कि अराउंड 1 लाख के करीब में जो है कॉस्टिंग जाती है इस प्रोसीजर के लिए। और बाकी अगर आपको मैम से कंसल्टेशन करना है या फिर मैम से आपको आके और पर्सनली एक बार मिलना है और इसके ऊपर में डिस्कस करना है तो आप इनसे मुलाकात यहाँ पे पटना में गोला रोड में गोल्डन आर्केड जो बिल्डिंग है आशा फर्नीचर के ऊपर में जो है अवेटा आईवीएफ पटना का जो सेंटर है वो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। और मैम जो है 10 बजे से लेके 4 बजे तक जो है यहाँ पे अवेलेबल रहती है मंडे टू सैटरडे। और आप आके कभी भी यहाँ पे रिसेप्शन पे बोल के और मैम से आप मिल सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं इस आईवीएफ प्रोसीजर के ऊपर में। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन जो हम लोगों के मद्देनजर में आया हुआ था और ये भी एक कमेंट बॉक्स के थ्रू ही एक क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन था अबाउट मिसकैरेज। मैम मिसकैरेज एक वर्ड ही कह सकते हैं कि एक नाइटमेयर है एक प्रेगनेंसी के दौरान में मैम। और एक एक पर्टिकुलर पर्सन थे शायद गया से थे और उन्होंने ये इंक्वायरी किया था। उन्होंने इंक्वायरी ये किया था कि हम लोग इस आईवीएफ प्रोसीजर को अगर फॉलो करते हैं तो वो लोग कुछ एन अमाउंट जो है पे भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो है वो कंसीव भी कर रहे हैं। अगर मिसकैरेज होती है, अगर वो आईवीएफ प्रोसीजर करवा रहे हैं और आईवीएफ प्रोसीजर करवाने के बाद में क्या संभावना रहती है कि मिसकैरेज हो सकती है या होती है या नहीं होती है, या फिर कुछ फॉलो किया जाए तो 100% नहीं होती है, इसके बारे में मैम थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को एक क्लियर व्यू बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नॉट ओनली मिसकैरेजेस, जो और भी जो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, पीआईएच, बहुत तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं वो सब आईवीएफ प्रेगनेंसीज में भी हो सकती हैं। क्योंकि
आईवीएफ में क्या होता है, बस हम 5 दिन जो एम्ब्रियो का जो ब्लास्टोसिस्ट होता है सिर्फ वो अपने लैब में कर रहे हैं। और जैसे ही हम उन एम्ब्रियोज को महिला के गर्भाशय में रखते हैं, इम्प्लांटेशन होती है, तो वो सारी परेशानियां आईवीएफ में भी हो सकती हैं जो नेचुरल कंसेप्शन में होती हैं। अब रही बात इसे प्रिवेंट करने की, तो मैं आप सबको बता दूं कि चाहे वो कंसेप्शन आईवीएफ हो, आईयूआई हो या नेचुरल हो, मिसकैरेज 100% प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ही कड़वा सच है, लेकिन 100% इसे प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है। पर हाँ, इसके रिस्क को हम कम कर सकते हैं। बहुत सारी इसकी स्ट्रेटजीज है, उसे हम फॉलो करके उसे कम कर सकते हैं। हम एक एक करके बताती हूँ मैं। जैसे सबसे पहले जो शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट तिमाही में जो अबॉर्शन या मिसकैरेजेज होते हैं, वो 90-92% केसेस में जेनेटिकली अबनॉर्मल फीचर्स की वजह से होते हैं। तो अगर आईवीएफ कर रहे हैं, तो अगर हम उन एम्ब्रियोज को जेनेटिकली टेस्ट करके यूप्लॉइड एम्ब्रियो डालें, तो वैसी स्थिति में ये जेनेटिकली जो एन्यूप्लॉइडी वाले एम्ब्रियोज जो अबॉर्ट करते हैं, तो वो संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा थायराइड हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या और भी कोई क्रोनिक कंडीशन है उस पेशेंट को बिफोर प्रेगनेंसी, तो उन सबको अगर हम बॉडी हेल्थ को महिला के ऑप्टिमाइज करके तब एम्ब्रियो ट्रांसफर करें, तो उस कंडीशन में इस मतलब मिसकैरेजेस की चांसेस कम होती हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उनको अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जो भी मेडिकल एडवाइस उनको दिया गया है, जो फॉलो करें, रेगुलर चेकअप के लिए आए, अननेसेसरी बहुत ज्यादा एग्जर्ट नहीं करें, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लें, हेल्दी डाइट लें, 8 घंटे की अच्छी नींद लें, दोपहर में भी आराम करें, अच्छे से खाना खाएं, पानी पिएं, न्यूट्रिशियस डाइट लें, सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब कुछ लें। हाँ, बहुत ज्यादा कॉफी, चाय या अल्कोहल स्मोकिंग हो सके तो नहीं करें। अननेसेसरी अनसुपरवाइज कोई भी मेडिसिन अपने प्रेगनेंसी के दौरान बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लें। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बहुत बीमारियां हैं जिसमें कि हम लोग जेनेटिक टेस्ट करके अगर एम्ब्रियोज को डालें, जैसे कोई जेनेटिक हिस्ट्री होती है किसी फैमिली में, जैसे थैलेसीमिया की ही हो गई, तो वो उन कंडीशंस में अगर हम उस बच्चे को हेल्दी है या उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी है वो डिटेक्ट करके तब एम्ब्रियो ट्रांसफर करें, तो इस तरह की समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि मिसकैरेज 100% तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन हाँ एक चीज में तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि मिसकैरेज जो है उसको 100% जो है कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन हाँ उसमें अगर हेल्दियर फीटस डाल रहे हैं या फिर जो भी मैम ने बताया, अगर उस सारे चीज़ों को अगर फॉलो कर रहे हैं तो चांसेस बहुत घट जाती है मिसकैरेजेस की। और दूसरा चीज़ है कि अगर आपको अगर इसके रिलेटेड और भी ज़्यादा अगर नॉलेज चाहिए कि हाँ मुझे एकदम ही कंसर्न रखना है और मिसकैरेज होना नहीं चाहिए, तो हमारे चैनल्स पे बहुत सारी वीडियोज है जो कि मैम ने खुद बना रखे हैं। उस वीडियोस को भी आप देख सकते हैं और उसके अंदर में बताया गया है कि मिसकैरेजेस को अवॉइड करने के लिए आप क्या क्या रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, क्या डाइट फॉलो कर सकते हैं। इसके बारे में एक कह सकते हैं कि पूरा एक डिटेल वीडियो, क्योंकि ये एक मुहिम है, तो यहाँ पे मुहिम का एक सिद्धांत है। सिद्धांत यही है कि जो भी प्रेग्नेंट औरतें हैं जिनको कि कह सकते हैं फाइनेंशियली भी वो चैलेंज्ड हैं और इसके साथ साथ जो है उनके पास में साधन कम है, तो वो इस वीडियोस को देख के अगर उस प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगी तो उन्हें भी जो भी प्रेगनेंसी है, प्रीमेच्योर डिलीवरी किसी भी कपल के लिए नाइटमेयर होता है, इवन ट्रीटिंग ऑब्स्टेट्रिशियन के लिए ही बड़ा स्ट्रेसफुल होता है। इसे हम काफी हद तक कम कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से मैं सबको ये सलाह देती हूँ कि इवन इन आईवीएफ प्रेगनेंसी आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए जाएं, क्योंकि सिंगल में तभी भी प्रीमेच्योर डिलीवरी के रिस्क काफी कम होते हैं। अगर मैं ट्विन की बात करूं तो इन स्पाइट ऑफ गुड एंटीनेटल केयर देयर आर मोर देन 40% चांसेस ऑफ प्रीमेच्योर डिलीवरी। तो वो बहुत ही परेशानी वाला स्थिति हो जाता है, खर्च भी बहुत होते हैं, एनआईसीयू के खर्चे लाखों में आते हैं। तो अगर इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उस दौरान अपने हाइजीन का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे केसेस में जो असेंडिंग जेनाइटल इन्फेक्शंस हैं उनकी वजह से ही प्रीटर्म डिलीवरी होती है, तो उसको हम रोक सकते हैं समय पे स्क्रीन करके और ट्रीट करके। उसके अलावा कुछ महिलाओं में बच्चेदानी की लेंथ शुरू से ही कम होती है, तो उसको भी हम अल्ट्रासाउंड जब करते हैं बच्चे की सर्वाइकल लेंथ मॉनिटरिंग करके, और अगर जरूरत पड़ती है जब भी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर से कम होती है तो हम उसका सर्वाइकल सर्कलाज नाम की एक सर्जरी होती है जिसमें बच्चेदानी के मुंह को बांधा जाता है धागा से बेहोश करके पेशेंट को,
तो सर्कलाज के द्वारा हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसकी मॉनिटरिंग फ्रिक्वेंट होती है, पेशेंट को ज़्यादा रेस्ट एडवाइस किया जाता है, और अगर पेशेंट उसको फॉलो करता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले। परिवार का माहौल भी काफ़ी सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि टेंशन से भी बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर डिलीवरीज होती हैं। और इन केस अगर होता है प्रीमेच्योर डिलीवरी तो दे नीड अ वेरी गुड NICU केयर। तो उस कंडीशन में अभी हमारे यहाँ, हमारे बिहार में भी बहुत सारे ऐसे न्यूनेटोलॉजिस्ट हैं जो 1 किलो या उससे कम के बच्चे को भी पूरी तरह से ठीक करके फिर महीने, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद कपल को हैंड ओवर करते हैं। तो घबराए नहीं, प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश करें, लेकिन अगर आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी होता है तो सही सेंटर पर संपर्क करें। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग इस इंटरव्यू सेशन को अब कंक्लूड करते हैं, तो मैम प्लीज हमारे व्यूअर्स को एक बार फर्टिलिटी शुभचिंतक जो ये मुहिम जो आपने चलाया है, इसके बारे में एक पब्लिक मैसेज, एज अ कंक्लूडिंग मैसेज प्लीज हमारे व्यूअर्स को दीजिए। फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को मैं लेती हूँ एक बहुत ही इमोशनल चैलेंज, फाइनेंशियल चैलेंज की तरह, जिसे बहुत हद तक रोका जा सकता है। ये मेरी फीलिंग्स है, और मैं चाहती हूँ कि हर लोग इस चीज को रियलाइज करें, क्योंकि लड़कियां क्या है ना, इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को या तो नहीं जानती है या इग्नोर करती है। जो माँ बनने का बेस्ट समय होता है 23 साल से 29 साल, उस समय उनके करियर का पीक होता है। तो बहुत लोग इस दोनों चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। जानकारी के अभाव में ही मैं कहूंगी, बहुत सारे लोग इस चीज को थोड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ओके ठीक है ना, अभी ये शादी कर लिया है, अभी जॉब कर लेते हैं, फिर ऐसे प्रेगनेंसी कर लेंगे। अब बाय द टाइम दे डिसाइड कि अभी मुझे प्रेग्नेंट होता है, दे आर ऑलरेडी 35। उस समय उनका जो गोल्डन फर्टिलिटी विंडो होता है ऑलरेडी चला जा चुका होता है, अंडे की क्वालिटी खराब हो चुकी होती है, और उस समय कितने भी बड़े पोस्ट पर हो करके यू फील सिंपली हेल्पलेस। नॉट ओनली यू, इवन मी फील हेल्पलेस consulting any woman who is having a very respectable post with AMH less than 0.5, is 38, 39, around 40. I actually feel helpless that, oh God, it's very challenging. I can't do much for you. And sometimes they really need donor oocytes. So I will advise them to, if they can't afford pregnancy in their early 30s or before 30s, they should go for social egg freezing. और उसके बाद जब वो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली रेडी हो तब प्रेगनेंसी प्लान करें। क्योंकि अगर आपकी उम्र ज्यादा हो रही है, 30-35 साल से ज्यादा, तो ये अपने आप में एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड परेशानी है जो आपको इनफर्टिलिटी की तरफ धकेलती है। बाकी जो इतने सारे पोल्यूशन, स्ट्रेस, प्लास्टिक्स, इतने सारे जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव वाले जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारे जिम प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सबको एकदम अवॉइड करिए। हमें हमारे नेचर से कनेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी। अगर हम जितना ज्यादा अपने आप को नेचुरल रखेंगे, हर चीज नेचुरल होगी। कंसेप्शन हो, बीमारी से दूर भागेंगे। ये कैंसर और इनफर्टिलिटी महामारी, साइलेंट महामारी है। वी एज अ पर्सन, it's our social responsibility to create awareness among everyone that it's a social epidemic, it's a silent epidemic. अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो बड़ी आसानी से आप इनफर्टिलिटी के चपेट में आ सकते हैं, और इसका जो इलाज होता है बहुत महंगा होता है, और अश्योरेंस भी नहीं होती है कि आपको हो ही जाएगा। बहुत बार फेलियर्स होते हैं ट्रीटमेंट के दौरान, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी। तो इसलिए सजग रहें, सचेत रहें। तो दोस्तों, आज हम लोग एक और पब्लिक कंसर्न के हिसाब से जो एक क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा है वो ये है कि जो भी कपल्स IVF का प्रोसीजर करवाना चाहते हैं मैम, या फिर IVF के थ्रू जो है वो अपना सॉल्यूशंस गेन करना चाहते हैं, उन सब का एक बहुत ही नॉर्मल कंसर्न रहता है मैम कि अगर ये प्रोसीजर के थ्रू अगर वो जाते हैं तो क्या उन्हें कोई साइड इफेक्ट का भी सामना करना पड़ेगा। तो इसके बारे में मैम प्लीज हमारे व्यूअर्स को एक क्लियर पिक्चर दीजिए कि क्या है क्या नहीं। वैसे तो IVF सेफ प्रोसीजर है, बशर्ते कि इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स दिए जाएं पेशेंट को। इसके लिए मैं अगर साइड इफेक्ट की बात करूं तो साइड इफेक्ट्स दो तरह के होते हैं। एक वो जिससे कि हम अवॉइड कर सकते हैं बाय टेलरिंग एन इंडिविजुअल ट्रीटमेंट प्लान फॉर अ पर्टिकुलर कपल, और दूसरा कि वो सबको होता है जैसे, और जो सबको होता है वो बहुत ही माइल्ड होता है और माने काफी हद तक वो टॉलरेट किया जा सकता है। जैसे में थोड़ा सा नोजिया, उल्टी जैसा लगता है, पेट भरा भरा लगता है, थोड़ा सा हेडेक हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है इंजेक्शन के दौरान, या कुछ लोगों को ब्रेस्ट टेंडरनेस हल्का सा लगता है,
कुछ लोगों को कभी कभी बहुत थकान लगती है, मतलब अर्ली प्रेगनेंसी वाले ज्यादा सिम्टम्स आते हैं। कुछ लोगों को जो इंजेक्शन साइट होता है वहां पे थोड़ा रेडनेस, इचिंग, थोड़ा दर्द, ये सब हो सकता है। तो ये सब चीजें बहुत इजीली टॉलरेट हो जाती है। काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। इसके अलावा कुछ ऐसे साइड इफेक्ट जो कभी बहुत डेंजरस हुआ करते थे, यहाँ तक कि लाइफ थ्रेटनिंग होते थे। आज से मैं 10-15 साल पहले की बात करूं तो, जैसे कि OHSS यानी ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम या मल्टीपल प्रेगनेंसी। लेकिन अभी IVF इतना एडवांस हो गया है, ड्रग्स इतने अच्छे हो गए हैं और प्रोटोकॉल्स इतने तरह के हैं कि हर पेशेंट के लिए उनके एज, उनके बॉडी वेट, उनके अंडों की संख्या, क्वालिटी के हिसाब से उनके जो डोजेस होते हैं इंजेक्शन के, वो एकदम अप्रोप्रिएट अगर आप देंगे तो इस तरह की कोई समस्या नहीं आती है और ये और बहुत ही सेफ होता है ये। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना, बहुत लोगों का कंसर्न था कि IVF का क्या साइड इफेक्ट होता है। तो जैसा कि मैम ने बताया कि एक नॉर्मल नोजिया या फिर उल्टी आना, ये तो एक नॉर्मल होता है, लेकिन इसके अलावा कोई लाइफ थ्रेटनिंग टाइप का कोई साइड इफेक्ट या फिर कोई आपका ऑर्गन डैमेज हो जाए वैसा टाइप का कोई साइड इफेक्ट इस प्रोसीजर से नहीं होता है। ये एकदम ही आज इस चीज को जो है हम लोगों ने क्लियर किया है। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग अपने अगले सवाल पे जो है हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं। और एक सवाल जो कि एक दो कमेंट्स मुझे आए हुए थे कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग या फिर फॉर कंसीविंग ट्विन बेबीज बाय IVF प्रोसीजर। और यही चीज मैं भी मैम से पूछना चाह रहा हूँ मैम, कि कोई भी दंपति अगर IVF का प्रोसीजर अगर वो करवा रहे हैं और उनका अपना एक इच्छा है कि वो ट्विन बेबी कंसीव करे, तो क्या मैम ये पॉसिबल है इस प्रोसीजर के थ्रू? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि देखिए इसमें एम्ब्रियो हमारे पास बाहर हमारे लैब में बनते हैं। तो अगर पेशेंट के अंडे अच्छे हैं, स्पर्म अच्छे हैं और हमें सरप्लस नंबर ऑफ oocytes हैं और ज़्यादा नंबर में हमको एम्ब्रियोज बने हैं, तो अगर हम 2 यूप्लॉइड मतलब कि जेनेटिकली नॉर्मली टेस्टेड जो यूप्लॉइड एम्ब्रियोज हैं, अगर हम 2 डालते हैं तो 80-90% केसेस में दोनों इम्प्लांट करता है और इस तरह से उनको ट्विन की संभावना रहती है। लेकिन एज एन IVF कंसल्टेंट मैं आपको सबको ये सलाह दूंगी कि बेहतर है कि आप IVF समय पर करवाएं और सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाएं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही आपके लिए बहुत इजीली मतलब कि कैरी ऑन कर सकते हो। इसमें आप अपना जो आपका डेली रूटीन है, आप जॉब करते हो, सब कर सकते हो, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी की अपनी परेशानियां होती हैं। सो इट्स although it is possible to have twin pregnancy through IVF, but I would advise you to go for single embryo transfer to enjoy singleton pregnancy. Okay. Happy mother, healthy baby. Yeah. तो दोस्तों हम लोगों ने जो अभी जाना डॉक्टर शशिबाला मैम से इसके बारे में, तो बहुत लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा था, मैं उनको ये जवाब देना चाह रहा हूँ कि ट्विन इज पॉसिबल, लेकिन कोशिश करें कि इस प्रोसीजर को ना फॉलो करते हुए सिंगल एम्ब्रायो ट्रांसप्लांट पे जाएं आप, और सिंगल प्रेगनेंसी का जो है आप आनंद उठाएं इस IVF प्रोसीजर के थ्रू, जो कि काफ़ी सेफ भी रहेगा। तो दोस्तों आज एक ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में हम लोग मैम से पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में जो है ये क्वेश्चन आ रखे थे। तो मैम हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ बताइए कि एग रिट्रीवल जो होता है, पहला बात कि ये पेनफुल होता है या पेनलेस होता है, वो हमारे व्यूअर्स को बताइए। उसके अलावा जो ये एग रिट्रीवल या फिर एग पिकअप कह सकते हैं, ये जो प्रोसीजर है ये क्या है और किस तरह से होता मैं है? शुरू से आपको बताती हूँ। देखो, पहले तो सब जब भी कपल आते हैं तो उनकी बेसिक इवैल्यूएशन होती है। बेसिक इवैल्यूएशन मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट होते हैं, सीमेन एनालिसिस होती है, हस्बैंड की भी कुछ ब्लड टेस्ट होती है, एक अल्ट्रासोनोग्राफी होती है फीमेल पार्टनर की, ताकि हम अंडे की क्वालिटी, शुक्राणुओं की स्थिति और एक ओवरऑल यूट्रस का क्या सिचुएशन है वो असेस कर सकें। जब हर तरह से ओके हो जाती है पेशेंट, तब जो एक्चुअल IVF की प्रक्रिया होती है वो शुरू होती है पीरियड्स के सेकेंड डे। पीरियड्स के सेकेंड डे से हम लोग महिलाओं को एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे उन महिलाओं के जितने भी अंडे होते हैं वो मैक्सिमम अंडे बढ़ सकें। जनरली इस इंजेक्शन का ड्यूरेशन 9 से 11 दिन का होता है, लेकिन किसी किसी में 1-2 दिन और ज़्यादा भी लगता है, जिनके थोड़े स्लो ग्रोथ होते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 10-11 डेज का ये साइकिल होता है। और जब अंडे मैच्योर हो जाते हैं तो उनको फिर महिला को 5 मिनट के लिए बेहोश करके फिर अंडों को निकाला जाता है और उनको हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करके और फिर उससे एम्ब्रियो बनाया जाता है। और उस समय अगर सिचुएशन फेवरेबल रही तो 5 दिन बाद
या अगर ज्यादा अंडे निकलते हैं या एक प्रोजेस्टेरॉन नाम की टेस्ट होती है, अगर वो उसकी लेवल डिरेंज आती है, हाई आती है, तो फिर हम उनको फ्रीज करके 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद फिर से ट्रांसफर करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 20 दिन से लेकर के 2 महीने तक का टाइम लगता है एक आईवीएफ साइकिल को कंप्लीट होने में। और ये प्रोसीजर पेनफुल बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि जो इंजेक्शंस होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, वो पेशेंट खुद भी ले सकती है। और जो अंडे निकालने की प्रक्रिया होती है वो अंडर शॉर्ट एनेस्थीसिया होती है, बहुत 5 से 10 मिनट की प्रोसेस होती है। तो ऐसा बहुत ज्यादा पेनफुल कुछ नहीं होता है इसमें। इट इज वेरी मच सेफ। ओके दोस्तों, तो आपने जाना इस प्रोसीजर के बारे में, और बहुत लोगों ने कमेंट में पूछा था, तो इसका आंसर यही है कि नो, इट्स नॉट दैट मच पेनफुल। इट्स क्योंकि यहाँ पे उसको सुन किया जाता है, मतलब एनेस्थीसिया देने के बाद में ही इस प्रोसीजर को किया जाता है, इसीलिए आपको जो है उतना ज़्यादा ये पेनफुल नहीं रहेगा प्रोसीजर। ओके, तो दोस्तों आज जैसा कि हम लोग इंटरव्यू के लिए आ रखे और मैम से हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो हमारे व्यूअर्स ने हमने कमेंट में जो पूछा था। तो एक कमेंट ये भी आ रखा था मैम, कोई प्रिया राय नाम था उनका, और शायद मुजफ्फरपुर से थी वो। उनका कहना था कि अगर मुझे आईवीएफ का प्रोसीजर अगर फॉलो करना है, और इसके साथ साथ जो है मुझे एक कंसर्न है कि मुझे सेफ और सिक्योर्ड प्रेगनेंसी जो है कंसीव करनी, मतलब प्रेगनेंसी का जो प्रोसीजर है वो सारा चीज को जो है सेफ और सिक्योर्ड अगर वो फॉलो करवाना चाहते हैं, तो उस चीज के लिए आपका क्या कहना है मैम? मतलब आपका क्या सजेशन है कि किस तरह से इस प्रेगनेंसी को सेफ और सिक्योर्ड जो है हम लोग साउंड करवा सकते हैं? देखिए, एक हेल्दी माता जो होती है, हेल्दी मदर हेल्दी बेबी को जन्म देती है। और ये जो प्री कंसेप्शन हेल्थ केयर ऑप्टिमाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो, चाहे आप नेचुरली कंसीव कर रहे हो या आईवीएफ से। तो आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो 2-3 महीने पहले आप अपने कंसल्टेंट जो डॉक्टर हैं जिनसे आप इलाज करवा रहे हैं उनसे मिलिए, अपने बॉडी का प्री कंसेप्शन चेकअप करवाइए। आपका थायराइड नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, या और कोई एसोसिएटेड इन्फेक्शन या और कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है आपके अंदर जो आपसे आपके बच्चे में जा सकती है। उसके बाद अगर आप नेचुरली कंसीव करती हैं या आईवीएफ के थ्रू कंसीव करते हैं तो प्लीज अपने कंसल्टेंट या अपने डॉक्टर की सलाह, जो मेडिकल एडवाइस है, उसको रिलीजियसली फॉलो करें। दवाइयाँ समय पर लें, सही डोज में लें, और आप अपना डेली रूटीन है उसको एक हेल्दी वे में फॉलो करें। योगा, मेडिटेशन, सुपरवाइज तरीके से एक्सरसाइज भी करना है। सीजनल फल फूल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, वेज नॉन वेज जो भी आप खाते हैं, एक संतुलित आहार जो आपके और आपके बच्चे के विकास के लिए जरूरी है वो लें। इसके अलावा 8 घंटे की अच्छी नींद, 8-10 ग्लास पानी पीना, दिन में भी 2 घंटे की रेस्ट लें, और अननेसेसरी बहुत ज्यादा टीवी मोबाइल नहीं यूज करें। कंप्यूटर पर भी बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं बैठें। किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में या अपने मन को अशांत न करें। कोई धार्मिक किताब वगैरह है, जैसे गर्भ संस्कार की भी बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, सुंदरकांड, ये सब पढ़ें। घर में खुशनुमा माहौल रखें, बच्चे के बारे में अच्छा अच्छा सोचें, और इस तरह से रखेंगे तो आपको इस तरह की परेशानी नहीं होगी। और जहां तक रही बात की कुछ जो जेनेटिकली डेस्टाइन्ड जो प्रेगनेंसीज होती हैं, अबनॉर्मल प्रेगनेंसीज होती हैं, दे विल अबॉर्ट। उसको प्रिवेंट करने के लिए फिर जो मैंने बताया कि पहले ही भ्रूण को आप टेस्ट कर लें कि वो भ्रूण हेल्दी है। तो अगर आप हेल्दी भ्रूण को जेनेटिकली टेस्ट करके हेल्दी भ्रूण को अगर आप ट्रांसफर लेंगे तो उससे मतलब अबॉर्शन की जो समस्या है वो काफी हद तक कम हो जाती है। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आपने जाना है इसके बारे में, मैम एक मेरा एक लास्ट एक क्वेश्चन है, मतलब एक बहुत ही लोगों का मतलब कि इस पे आया था मैम, कि इन्वॉल्वमेंट आया था, वो ये था कि आजकल बहुत सारे केसेस में क्या हो रही है कि मैम प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। हाँ, ठीक है, और जो दंपति हैं वो लोग बहुत सारा चीज इस पे डिसएडवांटेज जो है इसका बहुत सारा उनको उठाना पड़ता है। तो इसके बारे में प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए, या फिर कह सकते कि एक पब्लिक मैसेज मुझे चाहिए था मैम आपकी तरफ से, कि प्री मैच्योर डिलीवरी को कैसे अवॉइड करें। जो प्रेग्नेंट औरतें जो 8 महीने से 9 महीने के जो अंतराल में जो रहती है उस वक्त उनको क्या क्या चीजों पे जो है ध्यान रखना है जिससे कि वो प्री मैच्योर डिलीवरी को जो है अवॉइड कर सके। देखिए, इसी उद्देश्य से मैंने आपको पहले भी बोला है कि इलेक्टिव सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर लें, क्योंकि सिंगलटन प्रेगनेंसी में प्री मैच्योर डिलीवरी की जो रिस्क होते हैं वो काफी कम होते हैं। अगर मैं ट्विन की बात करूं तो प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस इन स्पाइट ऑफ गुड एंटीनेटल केयर मोर देन 40% है।
जो कि काफी सिग्निफिकेंट होता है, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। कभी कभी तो लाखों में खर्चे जाते हैं नाइसीयू के। तो एक तो कि आप इलेक्टिव सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर लें, अगर आपके पास एज है, आपके पास है कि आप 3 साल बाद फिर से प्रेग्नेंट हो सकते हो, तो प्लीज गो फॉर सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर। उसके बाद जो डॉक्टर की एडवाइस है वो फॉलो करें। ध्यान रखें कि आपका हाइजीन नॉर्मल हो, आपको किसी तरह का भी जेनिटल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं लगे, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है प्रीमेच्योर डिलीवरी का। उसके अलावा कुछ महिलाओं की बच्चेदानी ही होती है कमजोर, उनके गर्भाशय की जो सर्वाइकल लेंथ होती है वो कम होती है, या उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो थोड़ा वीक होता है। तो उस केसेस में जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उस दौरान अगर जो सर्वाइकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर से कम होती है तो हम उसको प्रोफाइलेक्टिक या उसी समय सर्कलाज, मतलब कि सर्वाइकल कनाल को हम लोग बांध देते हैं अंडर एनेस्थीसिया, ताकि उससे भी रिस्क काफी हद तक प्रीमेच्योर डिलीवरी की कम हो जाती है।